को देख लेते हैं। चलो कोई एक बॉडी है जो कि ना सर्कुलर पाथ है, ये ऐसा इसके ऊपर ऐसे सर्कुलेट कर रही है। ये इसका सेंटर है, यहां से ये जो है इस पोजीशन पे है। ये अगर ये इस पोजीशन पे है तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू चेंज, बताओ, चेंज द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने बोला था ना, सी डी, याद रखो, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये हमेशा होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई भाई सर्कुलर मोशन ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो सीधे सीधे, वहां पे कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए आप सीधे सीधे जाते हैं। तो आपको सर्कुलर मोशन चाहिए भाई, सी लिखा हुआ है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू चेंज, बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या ये नहीं रहेगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हमारा पंखा एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटेट होना जरूरी है, उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को मिला के एक नेट एक्सेलरेशन बनता है, इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या चीज होती है? जैसे कि आप इसको इस डायरेक्शन में खींचोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर आपने इसको इस डायरेक्शन में खींचा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर इसको आपने इधर भी खींचा और इधर भी खींचा तो ये कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। तो वैसे एक एक्सेलरेशन इधर है, एक एक्सेलरेशन इधर है, दोनों तरफ तो ये जा नहीं सकता। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में इसका एक रिजल्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं ए। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहाँ पे अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने बोला था एंगुलर एक्सेलरेशन, जहां पे भी ये एंगल वर्ड यूज हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये आपको राइट हैंड थंब रूल याद करना है। देखो ये डायरेक्शन कैसे दिख रही है, थोड़ी ऐसी दिख रही है। इसका मतलब अल्फा थीटा ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी थीटा की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ये तीनों कैसे थे? एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो तीनों की डायरेक्शन ऊपर होगी। पता है अगर ये ऐसा उल्टा घूम रहा होता तो हम ऐसे करते, तो उनकी सबकी डायरेक्शन कहाँ होती? नीचे की तरफ। इस डायग्राम को मैं आपको ना 2 डायमेंशन में बना के दिखाता हूँ। ये बॉडी जो है ना ऐसे, मेरे पास है बॉल पाने के लिए, ये देखो, ये जो है ना ये ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रही है, इससे काम आएगा बहुत। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रही है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीजें कैसी दिखाई दे रही है उसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऊपर से इसको देखूं तो मुझको ये इसका मोशन का पाथ दिखाई देगा, ये इसका सेंटर दिखाई देगा, यहाँ पे बॉडी दिखाई देगी। चलो बताओ ये डायरेक्शन किसकी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो भाई ऐसे रहती है टेंजेंट, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगा हमारा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा हमारा? ये वाला एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपको दिखाना है इन तीनों को, इन तीनों को हम कैसे दिखाएं? देखो जब आप इसको ऊपर से देखोगे आपको मोशन ऐसा दिख रहा है, तो ये आपको अपनी तरफ आते दिखाई देंगे ना। और जब भी आपकी तरफ कोई वेक्टर आता है तो उसको हम लोग ना एक डॉट बनाते हैं, एक सर्कल के अंदर डाल देते हैं। ये डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी? थीटा की, ओमेगा की, अल्फा की। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये ऐसा रोटेट होता तो डायरेक्शन तो नीचे दिखती, तब हम इसको कैसे ड्रॉ करते? तब उसके लिए हम क्या करते हैं? एक क्रॉस बना देते हैं। तो इससे हमको पता चलता है यहाँ पे जो वेक्टर है ना तो अंदर की तरफ जा रहा है। ये वेक्टर कैसा है? बाहर की तरफ। ये देखो मैंने लिया कर ली कि थंब कहाँ रहा है? आपकी तरफ। जब ये आपकी तरफ आए तो डॉट बनाना, और यहाँ पे देखो जब इसकी डायरेक्शन ऐसी हो, ये देखो ऐसी, थंब जा रहा है आपसे दूर, तो आप इसको कैसा बनाएंगे? क्रॉस।
डॉट दिखा मतलब आपकी तरफ आ रहा है, और क्रॉस दिखा मतलब आपसे दूर जा रहा है। तो ऐसे हम डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो लिखिएगा हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ना सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर था r1, अब इसका नया पोजीशन वेक्टर क्या हो गया है, r2, और इसने इस दौरान ना एंगल कवर किया है थीटा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी। क्या वेलोसिटी चेंज हुई है? भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई मान के, तो मैंने अभी ना v1 और v2 लिख दिया है यहाँ पे। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए मैंने v1 v2 लिखा है। और सर्कुलर मोशन में तो हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है। अब यहाँ पे देखो, इस हिस्से को आप देखो, ये जो पिज्जा का ये वाला आपको स्लाइस दिख रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये ऐसा ऐसा, ये है R1, ये है R2, और ये आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। देखो यहाँ से यहाँ तक के इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको मैंने क्या कर दिया, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर दिया। आप याद रखना, डेल्टा एस का मतलब होता है बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट, और डीएस का मतलब होता है एकदम छोटू सा डिफरेंशियल एलिमेंट है, एकदम छोटू सा डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये, और यहाँ पे एंगल कितना बना है इस दौरान इनके बीच में, थीटा। अब आप देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर है, मैं वेक्टर्स को उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। इस वाले वेक्टर को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये दिखाई देगा हमको v1, ये दिखाई देगा हमको क्या, v2, और इनके बीच में आपको क्या दिखाई देगा, इनके बीच में कितना एंगल दिखाई देगा, जो एंगल इन पोजीशन वेक्टर के बीच में है, और पोजीशन वेक्टर तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो जो एंगल इनके बीच में है वही एंगल तो इन दोनों के बीच में भी होगा। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल, इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, वही इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल बनने वाला है। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना बनेगा, v1 और v2, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे जोड़ते हैं। इससे हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये हमको वेलोसिटी वेक्टर्स दिखा रहा है। हमको यहाँ से आप लोगों ने देखा था ना कि पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। इसको हम लोग क्या करते थे, हमेशा इस लाइन से जोड़ देते थे। अब यहाँ पे देखो, आप क्या लिख सकते हो, v2 इज इक्वल टू डेल v प्लस v1। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक ये रास्ता है डेल v प्लस v1, और एक ये रास्ता है v2। तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस डेल v, यहाँ से हम लिख सकते हैं। नहीं भी लिखोगे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे, इसको अगर मैं बहुत छोटा एंगल मान लूं, तो ये वाला जो हिस्सा आपको ऐसा गोल दिख रहा है, ये आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। आप अपने घर जाना, और जो रबर बैंड है ना, ऐसा सर्कुलर दिखाई देता है, उसको कैंची से ना इतना सा हिस्सा बस काट दे, एकदम छोटा सा। आप बता नहीं पाओगे कि किसी सर्कुलर चीज का हिस्सा था, आपको स्ट्रेट दिखेगा। तो वैसे क्या होता है कि यहाँ पे अगर एकदम छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको इतना सा दिखाई देगा, आपकी एक लाइन की तरह फील हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं बहुत छोटे एंगल के लिए बना रहा हूँ। तो चलो इसको बहुत छोटे एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो डायग्राम में तो आपको थोड़ा सा बड़ा एंगल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देख सको, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, छोटू सा एंगल डी थीटा। और सारे बच्चे जानते हैं कि R1 और R2 की वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो इसको भी मैंने लिख दिया R, और इसको भी मैंने लिख दिया R। थीटा टाइम में इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, छोटू से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। वैसे ही अब इनकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड इसका भी है और इसका भी मैग्नीट्यूड भी है। जैसे मैग्नीट्यूड में डील कर रहा हूँ अभी, इसका भी मैग्नीट्यूड भी, इसका भी मैग्नीट्यूड भी,
इनके बीच में एंगल डी थीटा बनेगा, तो डी थीटा में छोटी सी वेलोसिटी चेंज होगी। भाई छोटे से एंगल में छोटी सी वेलोसिटी चेंज हुई। अब ये दोनों ट्रायंगल को आप देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। और दोनों के लिए तो डी थीटा की वैल्यू सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इक्वल टू दिस। याद रखना, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो हम लोग फिर से एक बार और कर लेंगे अभी। तो दिस इक्वल टू दिस हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिख सकते हैं, ds बाई r इज इक्वल्स टू dv बाई v डिवाइडिंग बाय dt बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds बाई dt और नीचे में r इज इक्वल्स टू dv बाई dt और नीचे में v। ds बाई dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा क्या, v बाई r। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई v। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। कल की क्लास में हम लोगों ने यही डिराइव किया। उसके बाद आप लोगों को पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। तो हमको पता है कि v इज इक्वल्स टू होता है क्या, r ओमेगा। अगर यहाँ पे आपको उत्तर दोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा सर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही क्यों हुआ, ऐसा हमको कहां से पता चला कि ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है। देखो यहां तक कि तो मैंने ए लिखा और आखिरी में चुपचाप इसमें लगा दिया सी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ऐसा क्यों, उसका रीजन समझ लो, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन समझ लो। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो इसको भी v और इसको भी v मैंने ले लिया, और अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा। एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा। अच्छा सर, तो ऐसा भी तो हो सकता है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अरे भाई, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ उसका वर्टिकल कंपोनेंट और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन को कोई कंपोनेंट यहाँ चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन। देखो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट तो आ गया ना। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो a cos थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से 90 डिग्री बनाता है ये वाला एक्सेलरेशन। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी एक बार में बता देता हूँ कि किसी किसी बच्चे को डाउट आता है कि सर आपने लिखा है यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, आपको कैसे पता कि ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, हमने अजम्पशन लिया था ना यहाँ पे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब मैंने बोल दिया है कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। तो बच्चे ने बोला हाँ सर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, हो सकता है इस डायरेक्शन में आया हो वो एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। मैं बोलता अरे अगर v स्क्वायर बाई r इन दोनों के बीच में कहीं आता तो ये एंगल थीटा, जहां से एंगल थीटा बनता है वो क्या बन जाएगा, a cos थीटा, और जहां से एंगल नहीं बनता है वो क्या बन जाएगा, a sin थीटा। अब देखो a cos थीटा अगर इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर एक्सेलरेशन आया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और हमने तो पहले ही एज्यूम कर लिया है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब a cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। a cos थीटा 0 कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। तो थीटा को कर दो 90, तो देखो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दे दिया, AC। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस ये डेरिवेशन याद करना और आखिरी में लिख दीजिएगा कि दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो समझ जाएंगे कि आपने अगर इसको, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया है कि कांस्टेंट है,
इसका मतलब वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। तो लिखवाता हूं मैं इसको, हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया है, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनाना है, एक सर्कुलर मोशन, ये सेंटर है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में दिखा देना V1 और इसको दिखाना R1। फिर यहाँ पे दिखाना ये है R2, ये एंगल हो गया है थीटा और यहाँ पे बन गया है ये P2। तो इसको हम लोग बना सकते हैं, ऐसा बनाना, इसमें लिखना ये क्या है, डेल्टा एस। जो भी बड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम डेल्टा लगाते हैं। थीटा ये है R1 और ये है R2। वैसे इसको दिखा देना, ये हो जाएगा क्या V1, ये हो जाएगा V2 और ये क्या हो जाएगा डेल। इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा। छोटे से टाइम एंगल चेंज में डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा होगा और हमको पता है रेडियस है ये, तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्या R1 R2 लिख रहे हैं, और हम लोगों ने शुरुआत में एजम्पशन ले लिया है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि V1 और V2 भी दोनों क्या है, सेम है। तो इसको मैंने V1 V2 की जगह पे V लिखना शुरू कर दिया। छोटे से एंगल डी थीटा के कारण छोटा सा वेलोसिटी चेंज dv हो रहा है। तो छोटा सा एंगल के कारण ये चेंज हो रहा है। यहां से आप लोग लिख देना डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस बाई आर, बिकॉज एंगल इज इक्वल्स टू आर बाई रेडियस। और यहां से लिखना एंगल इज इक्वल्स टू dv बाई v। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समझ में आ रहा है? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। हो गया, पेज चेंज करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ds by r is equals to dv by v, dividing by dt both the sides हो जाएगा ds by dt और नीचे में r is equals to dv by v, dv by dt नीचे में r। इसको हम लोग लिख सकते हैं v by r is equals to a by r। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो होता है ये होता है v और ये जो होता है ना ये होता है असल v। टाइमिंग पता है, टाइम टू टाइम कैसे और चैप्टर का रेसिपी, और उसके बाद 10 to 12 बायो वाला भी क्लास होगा। 10 to 12 बायो ठीक राशि का है X the magnitude of velocity is assumed to be constant, hence this will be centripetal acceleration. AC is equals to V square by R. हमको ये डेरिवेशन करना है, लेकिन हमको तो मेन ना फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाई R या ओमेगा स्क्वायर R, और A is equals to ओमेगा स्क्वायर R, बिकॉज V is equals to होता है ओमेगा। अब हेडिंग डालिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है एक ही कांस्टेंट स्पीड से जो मोशन हो रहा है। मैंने स्पीड वर्ड यूज किया है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगी। सर्कुलर मोशन है मतलब वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है AT इक्वल टू 0, क्योंकि यही वो एक्सेलरेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए। अगर यही 0 हो गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होगा। लिखिएगा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, वह मार्क डेफिनेशन पूछता है, उनको यही चीज जानना होता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। देखिएगा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे भूल के भी वेलोसिटी वर्ड यूज ना कीजिएगा, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होगी। एट अ कांस्टेंट स्पीड, then the motion is said to be an uniform motion. Full stop. In this motion, position vector keeps on changing continuously. तो पोजीशन वेक्टर हमेशा चेंज हो रहा है, तभी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। हम जानते हैं नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई है तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन हमको क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर ही मिलता है। तो अगर आपसे पूछेगा 1 मार्क में कि बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन में नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो आप लोग लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए आपका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला जो फैक्टर है ना वो 0 है। 1 मार्क में पूछता है ये चीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मार्क में एक और चीज पूछता है कि सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। अब एक बात बताओ कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। जब ये यहां से यहां तक की कोई चीज को आपने फेंका तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा डाउनवर्ड। हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन इसमें देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो जब बॉडी यहाँ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर, ये है AC। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ सॉरी जो हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर, पहले सेंटर की तरफ है। लेकिन देखो पहले यहां से सेंटर की तरफ है, फिर यहां से सेंटर की तरफ है। जब हमारा पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है पर डायरेक्शन देखो, पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। जहां जहां पार्टिकल वहां वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन projectile motion and circular motion is that comma in circular motion the magnitude of acceleration is constant, यानी AC constant है। magnitude of acceleration remains constant but the direction continuous changes। और ये वाला ना डायग्राम बना लेंगे कि कभी इधर लगता है AC, कभी इधर लगता है AC,
कभी इधर लगता है एसी, तो देखो लग रहा है हमेशा एसी, पर डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, while in projectile motion, while in projectile motion, comma, both the magnitude and direction of acceleration, direction magnitude of acceleration, ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में acceleration ग्रेविटी के कारण मिलकर remains constant, हमेशा डाउन लगेगा ग्रेविटी और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, अगर अंडा आया है इसका मतलब मुर्गी भी होगी, और पहले अंडा आता है या मुर्गी आती है? नहीं पता। तो वैसे ही पता है, हमारे पास में एक इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेक्टर एक्सेलरेशन भी वेक्टर। अगर आपने एक्सेलरेशन दिखाया है इसका मतलब वहां पे एक फोर्स होगा। हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमको चाहिए एक्सेलरेशन। आपको खुद अगर अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ानी है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तभी आपको एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन मिलेगा, आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो जब जब हमको एक्सेलरेशन दिखता है तब तब एक फोर्स होता है। तो हम लोग अब काइनेमेटिक्स से थोड़ा सा डायनेमिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ना हमको देखो यूनिफॉर्म मोशन में एक एक्सेलरेशन दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। वैसे उल्टा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा ना उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और अभी थोड़ा सा क्योंकि हमको एक्सेलरेशन दिख रहा है तो हम उससे फोर्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना उसी डायरेक्शन में फोर्स रहा हो। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक सर्कुलर मोशन चल रहा था, यहाँ पे ये हमारे पास एक बॉडी थी, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है ना तो इसका सीधा मतलब है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। इसके नीचे सी लगा है तो इसके नीचे भी मैं लगा देता हूँ सी। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ये क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप खुद देखो, आपको हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है सर्कुलर मोशन के लिए। अगर आप इस बॉब को घुमाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको टाइट रखना पड़ेगा, इसके बीच में जो धागा बंधा हुआ है। अगर ये लूज हो गया, अगर आपने इसको खींचना बंद किया, या अगर ये गोल घूमते हुए अगर ये टूट गया धागा, मतलब टेंशन खत्म, सेंटर की तरफ फोर्स खत्म, तो क्या सर्कुलर मोशन होगा? नहीं, ये तो निकल जाएगा। सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूम रही है, अगर सन गायब हो गया, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो क्या हमारी अर्थ रोटेट करेगी? किसके अबाउट रोटेट करेगी? नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। लेकिन हम लोग की पिछली क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि टोटल 4 टाइप की बेसिक फोर्सेस होती हैं। उसमें सर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी बताया ही नहीं था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये बन जाती है अपने आप। यहाँ पे देखो, मैं जब इस बॉल को घुमा रहा था तो इस रस्सी में क्या आया होगा? टेंशन। हमेशा जो रोप होती है, स्ट्रिंग्स होती है, उनको जब आप खींचते हो तो उनमें टेंशन आता है। तो इसमें टेंशन आया, उस टेंशन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया। अभी क्या सन से लेके अर्थ के बीच में कोई रस्सी बंधी है? तो वहां तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है, सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की अलग से कोई चीज नहीं है। आप देखो, बीच में होता है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के चारों। क्या इनके बीच में कोई धागा बंधा है? क्या कोई ग्रेविटेशन है? नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और क्योंकि ये चार्जेस है इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इनके बीच में देखो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो अलग से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे टेंशन दिखा, मैंने बोला यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और तो सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा, मैंने बोला यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा, मैंने बोला यही सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या चीज, तो आप उसका एक लाइन में जवाब देके मुंह बंद कर देंगे। बोलना, पार्टिकल से सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें नहीं पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है कि टेंशन वाला फोर्स है, जो भी हो। आपको पता है, आपने मौत का कुआं देखा है? मौत का कुआं में तो ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ना तो रस्सी बंधी है वहां पे भी, वहां टेंशन भी नहीं है। वहां कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स है? किस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे? वहां एक रिएक्शन फोर्स नाम की चीज आती है, उसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बात आप लोग समझ गए ना कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज है, असलरेशन है तो वहां पे फोर्स है, उसका नाम दे दिया हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी हमको टेंशन जैसा दिखेगा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा वो भेस बदल बदल के आएगा, पर हमको समझ जाना है सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। That's it। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अब आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और अच्छा एक बात बताओ, ये असलरेशन की वैल्यू आप अभी अभी निकाल चुके हो। असलरेशन की वैल्यू कितनी निकाले हो, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू असलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल असलरेशन। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये चीज याद रहेगी। अब ना ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम लोग समझ गए, ये तो हमको ना दिख रहा था कि सेंटर की तरफ लग रहा है, और वही एक फोर्स है जो कि ना इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होगा, धागा टूट गया, तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ये पता है इस डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। अगर ये धागा टूटा तो ये इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग चलेंगे टेक्निक पे। मान लीजिए मैं आपकी स्कूल की बस चला रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, आप लोग सब पीछे बैठे हैं, आप लोग बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, एक्चुअली खेल रहे हैं, और टर्न आया। आप लोगों को तो पता नहीं है, ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ। अगर आप टर्न आया और मैंने अचानक से शार्प टर्न लिया, तो आप लोग सीधे ही रहेंगे कि थोड़ा सा झुक जाते हैं? आप लोग झुक जाते हो। आप वो बाइक में एक्सपीरियंस कर सकते हो, कार में, बस में, सभी जगह एक्सपीरियंस कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बस चला रहा हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में टर्न लिया, एकदम शार्प टर्न, तो आप लोग किस डायरेक्शन में झुकोगे? सब एक साथ झुको, झुको झुको। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करें, किस साइड झुके? अरे मैं इस साइड मुड़ा हूँ, मतलब सर्कुलर मोशन ऐसा होना है, और आप बाहर की तरफ झुक गए। मैंने तो नहीं बताया, आप ही लोग ने बताया कि सर जब आप इधर मोड़ोगे ना तो हम इधर की तरफ झुक जाएंगे। सेंटर से दूर की तरफ झुकते हैं हम लोग, सेंटर से दूर की तरफ झुकते हैं। आप लोग झूले में बैठना, कभी जो गोल गोल घूमता है, उसमें भी देखना आप सेंटर से बाहर होने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? वहां पे ना एक्चुअली कोई फोर्स है नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि इस डायरेक्शन में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में बैलेंस्ड कैसे हो? आपके ऊपर ना एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा होगा जो कि बिल्कुल इसके इक्वलेंट अपोजिट है। अब होता क्या है ना, मान लो जो बस है वो तो फ्रिक्शन के कारण जमीन के साथ जुड़ी हुई है, उसके ऊपर फ्रिक्शन वाला फोर्स है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। याद है मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है। बस के चारों चक्के जो है ना, बस को इधर नहीं जाने देंगे, कि चारों व्हील से ना फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा होगा। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, कि टॉपिक और अच्छे से खुल के सामने आएगा। तो भाई बस जो थी ना वो ग्राउंड पे थी, फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स था। लेकिन अगर बस भी बहुत स्पीड में टर्न लेगी तो बस भी पलट जाती है, तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहता। तो हमें फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो हमने ना मान लिया कि एक इमेजिनरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। अंदर वाले को सेंट्रीपिटल बोले तो बाहर वाले को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमको क्वेश्चन बनाने के लिए समझना है कि अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स
और बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि इस फोर्स को कंसिडर करके ना हमारे सारे क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। तो ये फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि ये देखो इसको जब मैं गोल घुमा रहा हूं तो ये देखो इसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसको तो कायदे से अंदर घुस जाना चाहिए, जब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन इसको उसके पाथ पे मेंटेन कौन रख रहा है, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कि इसको मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ था इस बॉल को, तो इसमें देखो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। भैया इसको तो कायदे से इधर घुस जाना चाहिए था, लेकिन इसमें एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है इधर, इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो ये अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एफसी के इक्वल ही होता है, बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू सेम होती है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ तक क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ गए। तो देखो जब भी हम लोग बस कार में बैठते हैं, जैसे वो टर्न लेता है तो हम सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, ये फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ होगा, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है ना उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है हमेशा। कोई बच्चा बोलेगा सर ये मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता हूँ, नहीं, ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी न्यूमेरिकल में और खुल के सामने आएगा ये। तो अभी ज्यादा हम लोगों को सोचना नहीं है, हमको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि असलरेशन दिखा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और हमने क्या किया है, अब भाई इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है तो अंदर घुस जाना चाहिए, इसको क्यों नहीं घुसा, एक इमेजिनरी फोर्स ना बाहर की तरफ लग रहा है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल इसके बराबर होगा, तभी तो ये अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर, और वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल असलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल असलरेशन, देखिए इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion an acceleration towards center is observed, bracket में AC, which indicates the presence of force. Hence नेक्स्ट लाइन में लिखना सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल्स टू, सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल्स टू मास इनटू AC, यहां लिखा हुआ है मास इनटू AC। और हमको पता है AC का क्या होता है, अभी हमने डिराइव किया था v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना और स्यूडो फोर्स, ये लिखा हुआ है स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स यानी कि इमेजिनरी, जो है नहीं वहां, और हमने मान के रखा हुआ है क्योंकि अपनी पोजीशन को मेंटेन। अ स्यूडो फोर्स also known as centrifugal force, is assumed to be in opposite direction to FC.
opposite direction to FC but equal in magnitude. देखो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ऐसा मैं मॉड के अंदर लिख सकता हूँ, मॉड से निकलने के बाद हर चीज ना पॉजिटिव हो जाता है, उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी mv²/r या mr²। इसको हमको भर भर के इस्तेमाल करना है आगे चले, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हेडिंग डालिएगा, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ पे देखो ये जो बॉल है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन करने वाली है। अब ये मोशन ना, इसको भी हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल बोल सकते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है, एक प्लेन पे बनी हुई है, और इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। बॉल का जो पाथ है देखो एक सर्कल है, और वो भी हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो मैं क्या है, इसी को पढ़ा रहा हूँ। ये वाला एंगल जब 90 हो जाएगा, अभी देखो एंगल 0 है, 10, 20, 30, 50, 60, 90, तो देखो ये ऐसी गोल गोल घूम रही है। तो मैं ये वाला एक एंगल पढ़ा दे रहा हूँ, एंगल 90 हो जाएगा तो ये वाला केस भी कवर हो जाएगा। तो हमारी बॉल ना ऐसे रोटेट हो रही है। अगर ये ऐसे रोटेट हो रही है तो ऐसा लग रहा है ना कि देखो ये कोन बना रही है, यहाँ से देखो इसको, और ये देखो ये ऐसा एक कोन बना रही है, ये देखो ऐसा कोन। इसको ना कोनिकल मोशन भी कहते हैं। तो अगर कोनिकल मोशन अगर आपको बोल दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग समझ जाना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सर्कल ही ये बना रहे हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम लिखिएगा इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी attached to a string, attached to a string of length L, capital L लिखिएगा, string of length L, such that it can be revolved, such that it can be revolved in a horizontal circle with uniform speed. के बाद लिखिएगा the string traces, the string traces out a cone in the space, एक कोन बनाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर, नंबर 1 टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू कैपिटल टी। और दूसरे नंबर पे लिखिएगा वेट ऑफ बॉडी, वेट कितना होता है mg। तो यहां पे देखो अब देखो इसका हम लोग को एनालिसिस करना है। अब देखना कि जब भी हम लोग टेंशन बनाते हैं, यहाँ पे देखो ये ए है, इसने ये रस्सी को पकड़ के रखा है, इधर ये बी है, इसने इस रस्सी को पकड़ के रखा है, और दोनों खींच रहे हैं। तो बताओ टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? टेंशन की डायरेक्शन में पता है कैसे बनाते हैं, अगर बी के तरफ बनाएंगे तो टेंशन इधर, क्योंकि ये देखो इसको खींच रहा है, और अगर ए के पास बनाएंगे तो डायरेक्शन बनाते हैं ऐसे। तो टेंशन हमेशा ऐसे बनाना। यहाँ पे देखो जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो देखो ये दोनों मेरी फिंगर है, इस वाले फिंगर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये धागा इसको किधर खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है।
अब ये वाली फिंगर को ऑब्जर्व करो, ये धागा इसको किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। तो टेंशन की डायरेक्शन हम लोग हमेशा ऐसे दिखाते हैं, यही चीज याद रहेगी। तो इस बॉडी को ध्यान में रखते हुए टेंशन इधर है, इस बॉडी को ध्यान में रखते हुए टेंशन इधर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर टेंशन की डायरेक्शन बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। तो टेंशन की डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, थीटा। वैसे भी देखो ये वर्टिकल लाइन, इसमें इसको काटा तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सेम। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो देखो ये टेंशन लग रहा है वो भी वर्टिकल से थीटा एंगल है। अच्छा, इसके ऊपर इसका जो वेट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हमेशा डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड। तो इसमें जो वेट है ना इसका, वो एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और वो कितना होगा, m इंटू जी। अब टेंशन देखो इंक्लाइंड है और इसका खुद का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इंक्लाइंड चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, टी टी साइन थीटा, क्योंकि यहां से एंगल नहीं बन रहा है। ये वाला कितना होगा, टी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे टी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, तो इसको इधर घुस जाना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है बताओ, इसका सही नाम बताओ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। एक्सेलरेशन नहीं है ये, टेंशन क्या होता है, फोर्स। हाँ बहुत बढ़िया। देखो इस सेंटर की तरफ लग रहा है, भाई इसी के इसके अबाउट ही तो ये गोल गोल घूम रहा है, तो सेंटर इसका यहाँ पे है ना। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है तो भाई बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mv²/r के बराबर। इसकी वैल्यू तो रट लेना है। तो ये इसका हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल में दो, तभी पता है ये अपनी एक पोजीशन पे मेंटेन रह पाता है। सोचो अगर ये वाला फोर्स नहीं होता, ये वाला फोर्स तो इसको नीचे खींच ले जाता। सोचो अगर ये वाला फोर्स ना होता तो ये तो अंदर की तरफ चले जाता। तो यहाँ पे आपको चारों फोर्स दिखाने होंगे। क्या मैं फिर से एक बार बना के दिखाऊं, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं बना के। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा ऊपर में एक बॉल था, इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे ये एक धागा है जिसमें ये बॉल बंधी है और ये गोल गोल घूम रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस स्ट्रिंग में टेंशन को कैसे बनाओगे, ऐसे। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दिया, इसके ऊपर जो इसका वेट है वो हमेशा लगेगा कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा mg। अगर ये t है तो ये कितना हो जाएगा, t cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, t sin थीटा। अब देखो सेंटर की तरफ लग रहा है ये फोर्स, तो सेंटर की बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r। याद करो मैंने क्या बताया था, सेंटर से बाहर की तरफ और एक्सिस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर। समझ में आया? देखो इस एक्सिस के अबाउट ही तो वो रोटेट कर रहा है, तो ये बॉल पे आप जो फोर्स बनाओगे ना, वो हमेशा सेंटर पे एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वाली जो बॉल है हमारी, ये देखो इसका मैंने ये वाला अभी आपको बना के दिखाया है, ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। अभी ये जो काला वाला पेन है ना, यही इसका एक्सिस ऑफ मोशन। इसके ऊपर देखो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, बॉल से अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखो जब बॉल इधर घूम के आएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो डायरेक्शन क्लियरली, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये दोनों एक्सिस पे क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ पे देखो जितने भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम स्टडी करें। तो पहले हम देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस देखो ये टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। अगर समझ में नहीं आया देखो, टी कॉस थीटा, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है
माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो ही तो फोर्स लग रहे हैं। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, जितने भी फोर्सेस होते हैं ना किसी एक डायरेक्शन में, सबको आप जोड़ के 0 के इक्वेट कर दो। ये ऊपर जा रहा था इसलिए पॉजिटिव, वो नीचे जा रहा था इसलिए नेगेटिव। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। वैसे ही अब देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में देखो, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 0, या टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये लिख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज में मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। आगे चल के जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है इसमें दोनों में टी दिख रहा है और उस साइड एम दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर। तो देखो दिस डिवाइड बाय दिस, तो टी से टी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। या यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, या v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। वाह वाह। अगर तुमको इतना थीटा चाहिए तो इतनी वेलोसिटी से घुमा दो, तुमको इतना थीटा चाहिए तो इतनी वेलोसिटी से घुमा दो, चाहे वहां पे एक छोटी सी बॉल हो, चाहे बड़ी सी फुटबॉल हो, चाहे अर्थ हो, क्योंकि देखो मास तो दिया ही नहीं है। अब इतने एंगल पे घुमाना है तो इतनी वेलोसिटी दे दो, फिर चाहे एक छोटा सा कंचा हो चाहे अर्थ हो, उतनी वेलोसिटी दे दी ना तो उसी एंगल पे घूमेगी। देखो क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है। क्योंकि बच्चा पूछ सकता है ना सर किस मास के लिए है? अरे मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी वहां पे एक बॉडी रख दो, अगर आपने उसको एक पर्टिकुलर लेंथ का, अगर आपने उसको धागा दे दिया है, उसको पर्टिकुलर लेंथ के रेडियस पे आप उसको घुमाना चाहते हो थीटा एंगल के साथ में, बस आपको इतनी वेलोसिटी देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए दोबारा पेज पहले। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ना लिखवाया था, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल। और देखो ये क्या है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस, ये थीटा है, ये एल है, ये आर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख सकता हूं आर बाई एल, या आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। अरे ये क्या आ गया, आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा, यानी कि मुझको मतलब अगर रेडियस नहीं भी पता है तो मैं एल साइन थीटा ये रख के भी काम चला सकता हूं। एल साइन थीटा 10। इतनी लंबी हमारी डोरी है और उसको इस थीटा पे घुमाना है, बताओ कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, चाहे फिर अर्थ हो चाहे छोटी सी बॉल। हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है और ये पता है कि कितने थीटा पे घुमाना है, बस। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, अच्छा आपके पास बी आ गया है, अगर मैं आपसे अब ओमेगा पूछूं तो क्या आप ओमेगा निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। फॉर्मूला हमको पता है कि बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, ये तो हमको बचपन से पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉल जो है गोल गोल घूम रही है, एक राउंड कंप्लीट करेगी तो उसमें कुछ तो टाइम लगेगा, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, कैपिटल टी, टाइम पीरियड।
कोई भी साइकिल को पंखा हमारा घूम रहा है, एक रोटेशन में जितना समय लगता है ना उसको हम कैपिटल टी या टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, क्या था, 1/f फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अगर अभी याद नहीं है तो फॉर्मूले के लिए इसको थोड़ा सा समझ लो, बाद में याद हो जाएगा। और हमको एक और चीज पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 2 पाई एफ के इक्वल। इसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना। ये देखो कोई बॉडी जो है ना ये ऐसे 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 गोल 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 घूम रही है। अगर वो 1 सेकेंड में 50 बार रोटेट की तो मैं बोलूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 रोटेशन पर सेकेंड। ये बन जाती है फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि मुझे बस ये बताओ कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या होता है, टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन। और ये क्या है, टोटल रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। 50 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में हुए ना, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और ये क्या होता है, टाइम टेकन सेकेंड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो अगर देखोगे ना, इसकी यूनिट है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसकी यूनिट है सेकेंड पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, T इज इक्वल टू 1/f। अब f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है, और एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल होता है, 2 पाई, क्योंकि पाई यानी 180 डिग्री। तो 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ। पता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनती है। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, हमको बस 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमको याद रखना पड़ता है। अब देखो आप लोग हायर क्लासेस में आ गए, 10th के बाद ना बहुत एब्रप्ट चेंज होता है लाइफ में। चीजें आप लोगों को कुछ समझनी होती है, कुछ याद करनी पड़ती है। तो समझा तो दिया मैंने आपको कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ कैसे आया, लेकिन अब इसको याद रखना है आप लोगों को। तो यहां से देखो, एफ की जगह पे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t लिख सकता हूँ। देखो एफ इधर जाएगा, टी नीचे आएगा, तो एफ की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1/t। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/t। टी को इधर भेज दो, ओमेगा को नीचे भेज दो। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा। ये जो बॉल चक्कर लगा रही थी ना, अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि बताओ ये कितने सेकंड में एक चक्कर लगाती है, तो बोलना 1 मिनट रुको, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालना, उसके बाद क्या करना, उसको रेडियस से मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी, वेलोसिटी को रेडियस से डिवाइड करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा। और जैसे ही ओमेगा मिला तो 2 पाई/ओमेगा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम है। तो हमको पता है, उतना कथा कहानी याद नहीं रखनी, हमको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि T इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा होता है। स्मार्ट बच्चे यही काम करते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है, अब जब चीजें गोल गोल घूम रही है ना, तो आपसे ना ये क्वेश्चन आएगा ही कि कितनी देर में वो एक चक्कर लगाएगी, यानी कि टाइम पीरियड। तो बार बार इतना तुम्हें डिस्कशन करो, आप ये फॉर्मूला याद रखो, T इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। तो हमने ये फॉर्मूला याद रखा, देखो 2 पाई/ओमेगा, इसको हम लोग ने यहाँ पे रख के देखा। तो चलो हम टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। और हमको पता है 2 पाई/ओमेगा क्या होता है, V/R होता है, पता है हम लोग को। और V तो हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, 2 पाई। इसको हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, GR साइन थीटा, इतनी आई थी, सॉरी, RG tan थीटा, RG tan थीटा या GR tan थीटा, एक ही बात है, tan डिवाइडेड बाई R। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर और इसको स्क्वायर, इस स्क्वायर से R कट जाएगा, उसके बाद नीचे का अंडर रूट R ना ऊपर चढ़ जाएगा। और मैं एक बार में नहीं करता, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई GR tan थीटा अपॉन R स्क्वायर।
आगे चल के मैं इसी को लिख दूंगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन g tan थीटा अपॉन r, या t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन g tan थीटा। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बताया था कि r किसके बराबर है, l sin थीटा। तो देखो ये चीजें ना आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को लेंथ दी होगी तो आप लोग क्या करोगे, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री से कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपके पास r नहीं है तो और l दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, r की वैल्यू की जगह पे एल साइन थीटा रख सकते हो। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें r नहीं दूंगा, सिर्फ l पता होगा। तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि अरे यार हमको ये निकालना है, हमको ये और ये पता है, तो ये कैसे निकालेंगे। आप खुद बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो ना, जब हमको हाइपोटेन्यूज पता है और थीटा पता है तो ये वहां ना ये अपने आप आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप वहां पे आप लोगों को याद आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 2 पाई आर की जगह पे एल साइन थीटा अपॉन जी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और नीचे का जो कॉस थीटा है ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, बस ऊपर से गया। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा सा चीजें ना टफ होते जाती है, लेकिन वही आप लोगों का पेशेंस काम आता है। आपको घर जाके चीजें रिवाइज करनी है। बच्चों को आके पूछना चाहिए सर ये इसके बाद ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो मतलब आप पढ़ रहे हो। देखो फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन ये सब कुछ है ना, ये चीजों को आसान बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग जितना अभी ये सब करेंगे ना, आगे चल के आपको उतनी हेल्प मिल जाएगी। आप ऑलरेडी ऐसे बड़ी बड़ी चीजों से डील कर चुके होगे ना, बाकी सब चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो पेशेंस लूज नहीं करना है, जितना बोला जाए उतना काम करके आना है, और जितना पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करना है। ठीक है, मैं एक बच्चे की आपको कॉपी की फोटो भेजूंगा। आपकी क्लास में एक बच्चा है जो यहाँ से जाके पेयर वर्क करता है, तो मुझे फोटो भेजिए ना, आपको दिखाऊंगा फोटो। तो यहाँ तक के हो गया। तो 8 बज रहे हैं, हमने अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे सर्कुलर मोशन होता है। तो वो आप लोग बस देख के चले जाओ उसमें कि वर्टिकल डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कैसे होगा। ये ऐसे होगा, ऐसे ही होगा या नहीं। पर इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है वो सारी चीजें हमको देखना है। प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है कि जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, तो इसकी स्पीड ना नीचे से ऊपर जाते समय कम हो रही है। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, इसकी स्पीड ना कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। या इसको ऐसे समझो, अभी ये नीचे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, जब ये ऊपर जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप नहीं बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो चेंज होकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये देखो, इसको जब मैं ऐसे करूंगा ना, तो देखो इसको पेंडुलम जैसे अगर ये ऐसे कर दिया, तो देखो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ये यहाँ जाता है तो रुक के वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है। यहाँ ये रुकता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, वापस यहाँ जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। तो वही हम लोगों को कॉन्सेप्ट इसमें लगाना होगा। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग इसकी 4 जगहों पे वेलोसिटी निकालेंगे कि यहाँ नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ऊपर में इसकी वेलोसिटी कितनी है, और ये 2 पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। उसके बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे, इसको गोल घुमाने के लिए कम से कम कितनी स्पीड देना जरूरी है। अदरवाइज ये आप लोग देखना इस सर्कुलर मोशन कहाँ छोड़ता है, ऊपर जाके। मैंने बताया था ना ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कम होती है, कभी भी यहीं पर नहीं रुकता है।
देखना इसको मैं धीरे धीरे घुमाना स्लो कर दूंगा तो ये ऊपर जाके ना फिर ये इसकी वेलोसिटी यहाँ जाके इतनी कम हो जाती है कि अब ये ऐसे नहीं जा पाता और ये ऊपर पहुंचने के पहले ही दम तोड़ के नीचे आ जाता है। तो हम लोग इसकी 4 अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने वाले हैं और उसके एक्सप्रेशन को हम लोग याद कर लेंगे लाइफ टाइम, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सीधे फॉर्मूला पुट किए खत्म ना। ठीक है, चलो आप लोग की छुट्टी, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू रीमा बच्चे।